गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 6 लेसन 3 नादान दोस्त पढ़ाएंगे। नादान दोस्त। पहले हम आपको ये बता दें कि नादान दोस्त किसका लिखा हुआ है। ये प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है। प्रेमचंद जी ने इसे अपने शब्दों में भली भांति उतारा है और इसका सारांश हम आपको बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस सारांश को कितने अच्छे तरीके से दर्शाया है। केशव और श्यामा भाई बहन थे। हम आपको पहले थोड़ा छोटे में सारांश बता देते हैं। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों प्रतिदिन सुबह आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते थे। चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते रहते थे। उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध न रहती थी। वे अक्सर सोचते कितने अंडे होंगे, कितने बड़े अंडे होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। वे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, पर माँ बाबूजी को इनका जवाब देने का समय नहीं था। श्यामा छोटी थी, अतः अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी और केशव बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चे के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो उठे। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दिया जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार इस काम के लिए श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी साफ कर उसमें पानी भर लिया। घोंसले पर छाया करने के लिए कुछ कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम कर लिया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोनों को सुला दिया। दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन श्यामा और केशव को नींद नहीं आई। वह कर्निस पर पहुंचकर स्टूल पकड़कर स्टूल के नीचे नहाने वाली चौकी पर रखकर कार्निस तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को पकड़े थी। स्टूल हिलने से केशव को परेशानी होती थी। किसी तरह कार्निस पर पहुंच गया। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गईं। फटे पुराने कपड़े को गद्दी बनाकर अंडे के ऊपर रख दिए। लकड़ी से टिकाकर अंडे को छाया कर दी गई। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। 4 बजे नींद खुली तो दोनों कर्निस के पास गए। दोनों ने देखा अंडे नीचे गिरकर टूट चुके थे। उसमें से उजला पानी निकल रहा था। इतने में अम्मा जी ने पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडे को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुम लोगों ने छुआ होगा। श्यामा ने सोचा भैया वे अंडे ढंग से नहीं रखे, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अंडे नीचे गिरकर टूट चुके थे। इसलिए उसने कहा कि भैया को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अम्मा ने कहा, भैया ने अंडे को छेड़ा है। तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव के सिर पर इतना बड़ा पाप पड़ेगा। केशव के यह बताने पर अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस करता रहा।
क्योंकि चिड़िया के अंडे फूट चुके थे। दोनों चिड़िया वहाँ से फिर नहीं दिखाई दी और चली पड़ गई। इस प्रकार इसका यह सारांश था। अब आइए आपको हम लेसन बताते हैं। केशव के घर करनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते करनिस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बिठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। न अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह तीन चार दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि करनिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। जरूर तकलीफ हो रही होगी। बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा अब तो बीच में फटी हुई, उसमें से धूप ना आएगी। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी ला, उसका सुराख बंद करने का कोई
कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख को थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उनकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों को आँखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, फिर अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर मारूंगा। उसने कहा, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा, कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी इस तरह केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा दिया। बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा।
श्यामा प्याली और चावल भी लाई और केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ते से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार करनिस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दे दूंगी। इतने में टोकरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही कि उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। चार बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह पलट उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। फिर क्या था? दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरी सर में देखती नहीं, अंडे में से उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने हाथ में लिए हुए पूछा, रोटी हाथ में लिए हुए पूछे, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़ी। उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तूने तो कहा था। तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ? अम्मा जी, माँ, और क्या करती? केशव के सिर इतना पाप पड़ेगा, हाय हाय। 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ से फिर दिखाई नहीं दी। कि वे अब आइए देखिए, हम आपको बताते हैं। करिएगा चेक।
क्या मम्मी क्या कर रही है? प्रेमचंद जी की कुछ कहानियों के नाम हम आपको बता रहे हैं और प्रेमचंद जी के बारे में भी आप कुछ जान लीजिए। पहला, लगभग 300 कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी। दूसरी बात, मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। ये प्रेमचंद जी की मानसरोवर लिखी हुई कहानी है जो 8 खंडों में संकलित है। तीसरा, प्रेमचंद 25, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम तीर्थ, शद निधि, प्रेम पूर्णिमा, ये भी इनकी कहानियाँ प्रमुख कहानियाँ हैं। चौथा, उर्दू में भी इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं। सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर लिया इन्होंने। पहली कहानी इनकी पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई, आत्माराम, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इस तरह इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी। ये एक बहुत अच्छे कहानीकार थे। और इसी तरह की एक कहानी आपने इसमें भी पढ़ा। क्या नाम है इसका? आप जानते ही हैं, नादान दोस्त। इनकी ये भी एक कहानी है। अब आइए आपको हम शब्द अर्थ बता देते हैं। शब्दों का अर्थ, कुछ कठिन शब्द है उसको आप नोट कर लीजिए। बुक में आपके नहीं दिया हुआ है शब्दार्थ। कार्निश में दीवार का सबसे ऊपरी भाग, बाहर निकला हिस्सा। शुद्ध माने याद। फुर्सत मीन्स आराम। तसल्ली मीन्स दिलासा। पंख, पेचीदा मीन्स कठिन या मुश्किल। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। अधीर माने बेचैन। व्याकुल माने अंदाजा। अनुमान स्वीकृत। मंजूर प्रस्ताव। बातचीत का विषय, मुद्दा। भाव रुचि। आँख बचाकर चुपके से। उधेड़-बुन समस्या का हल खोजना। हिकमत तरीका उपाय। हिफाजत सुरक्षा। कै माने कितने। कुसूर माने गलती। लू मीन्स गर्मी के दिनों में लगने वाली गर्म हवा। चेहरे का रंग उड़ जाना, घबरा जाना।
छोटी माने छोटी छड़ी। तरस आना मीन्स दया आना। भीगी बिल्ली बनना, डर के मारे कुछ न बोलना। अफसोस मीन्स दुख। सत्यानाश करना, सब कुछ नष्ट कर देना। इस तरह कुछ आपके शब्दार्थ थे। अब देखिए प्रश्न और उत्तर। प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है अब कहानी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? उत्तर देखिए। केशव और श्यामा के मन में अंडों के आकार, रंग, संख्या, भोजन और उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे होंगे आदि सवाल उठते थे। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी के पास समय न था। दूसरा देखिए। केशव ने श्यामा के चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर इसलिए रखा था क्योंकि केशव और श्यामा को अंडे से बहुत लगाव था। वे अंडे को सुरक्षित रखना चाहते थे। वे अंडे को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए केशव ने श्यामा को चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर रखा। तीसरा है केशव और श्यामा ने चिड़िए के अंडे की रक्षा की या नादानी? उत्तर देखिए। केशव और श्यामा ने अपनी तरफ से चिड़िया के अंडे की रक्षा की और उन दोनों ने तो चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने तथा उसके खाने पीने का प्रबंध किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके ऐसा करने से वे अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें फोड़ देगी। अब आगे देखिए। क्वेश्चन है कहानी से आगे। प्रश्न देख लीजिए। केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर देखिए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए। पहला, अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। दूसरा, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? तीसरा, गरीब बच्चे इस तरह तो भूख से मर जाएंगे। यदि केशव और श्यामा की जगह मैं होता तो निम्नलिखित कार्य करता। पहला क्या करते? पहला, बच्चे निकल आए हैं या नहीं वे देखता। दूसरा, मैं उन अंडों को छूता नहीं। तीसरा, बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। चौथा, बच्चे निकल आने पर ही वहाँ चावल और पानी की टोकरी रखता ताकि बच्चे भूखे प्यासे न मरे। दूसरा क्वेश्चन है माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर देखिए दूसरे का। दोपहर के समय में माँ पहले दोनों को सुला कर सोती थी। वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप बच्चों को देख सकते थे
यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती, इसलिए वे दोनों दोपहर में बाहर निकल आए। उन्होंने माँ के पूछने पर भी बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि केशव और श्यामा एक दूसरे की पिटाई नहीं चाहते थे और वैसे भी दोनों ही इस कसूर के बराबर ही हिस्सेदार थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा और आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, इनका अन्य शीर्षक बच्चों की नादानी या अंडों की हिफाजत भी हो सकता है। अनुमान और कल्पना, इसमें भी प्रश्न है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। देखिए, हम इसको बता दे रहे हैं इसका उत्तर। अगर बरसात के दिन होते और कार्निस पर चिड़िया के अंडे होते तो इन अंडों को पानी से भीगने या बहकर गिरने से बचाता। अगर सर्दी के दिन होते तो इनकी सर्दी में चिड़िया और अंडों को सर्दी से, ओस से और पाले से बचाना पड़ता तथा इसके लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना होता। दूसरा देखिए, प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ से फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गईं? इस पर अपने दोस्त के साथ मिलकर चर्चा करिए, बातचीत करिए या बातचीत करो। उत्तर देखिए, दोनों चिड़िया वहाँ इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उसके अंडे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। उन्हें डर था कि यदि वे वहाँ रहीं तो अपनी अगली बार भी उन्हें ऐसा ही हो सकता है, उनके साथ ऐसा ही हो सकता है। दोनों चिड़िया फिर किसी अन्य स्थान पर चली गईं जहां उनके बच्चों को कोई खतरा न हो, फिर वे जंगल में चली गई होंगी। पांचवा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे। ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं लिखिए कि आपके मन में अंडों को लेकर क्या उत्सुकता थी और नई चीज़ लेकर कैसा महसूस करते हो, नई चीज़ों की बातों को लेकर कैसा महसूस करते हो, इसका वर्णन आप खुद अपने शब्दों में लिखेंगे। भाषा की बात, पहला, श्यामा की माँ बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और अपनी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। तब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। देखिए इसको। एक दिन दीपू और नीलू जमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, इसमें देखिए उन्होंने, इस उन्होंने को अंडरलाइन करिए, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी, ये भी आपका है, उनकी और चला आ रहा है। पास आकर उसने को भी अंडरलाइन करिए, बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं को भी अंडरलाइन करिए। भूख से मर
मरा जा रहा हूँ, भूख से मरा जा रहा हूँ। क्या आप मुझे, आप और मुझे दोनों अंडरलाइन करिए, कुछ खाने को दे सकते हैं। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसे हमने अंडरलाइन कराया। अब आगे क्वेश्चन देखिए। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तगड़े बच्चे, तगड़े को अंडरलाइन करना है। मसालेदार सब्जी, मसालेदार को अंडरलाइन करना है। बड़ा अंडा, बड़ा को अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करना है। इसको समझ के ही अंडरलाइन करिए। अब आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तगड़े को अंडरलाइन करिए, मसालेदार, बड़ा अंडा। बड़ा तो यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह की गुण आते हैं, अच्छे और बुरे तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनमें वाक्य बनाओ। देखिए, पहला वाक्य बनाओ। पहला है, केशव ने झुंझला कर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। बनाकर, बनाकर इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करना है। ग, केशव घबरा उठा। घबरा कर, इसको अंडरलाइन करना है। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, टिकाकर, टिकाकर अंडरलाइन करना है। और श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। गिड़गिड़ा कर अंडरलाइन करिए। अब इसे देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की यह एक पहचान यह है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे घबराकर, बनाकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, झुंझलाकर, ये क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है ना। इसी तरह आपको अपने मन से भी 5 करना है। चौथा, प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला आता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा सा था। खड़ी पाई। पंडित जी ने बुलाया।
खोमचे वाले, इसको इन्वर्टेड कामा लगाइए और बंद करिए। खोमचे वाला कामा दीजिए। कहिए क्या दूँ, यहाँ क्वेश्चन। भूख लग आई न, खड़ी पाई, भूख लग आई न पे खड़ी पाई। अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, फिर खड़ी पाई लगाइए। हमारा आपका नहीं, मोटे राम अबे क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुल्फ़ी मुझे दे, खड़ी पाई लगाइए। देखूं तो क्या रंग है, क्वेश्चन मार्क। मुझे भय होता है, इन्वर्टेड कामा और खड़ी पाई। कुछ करने को, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ करने को। गर्मी या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टी होती है तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है। अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बनाओ। अपनी बुआ को पत्र लिख सकते हैं आप, जैसे उनका पता लिखिए और दिनांक लिखिए। और आदरणीय बुआ जी, सादर नमस्ते। मैं यहाँ सपरिवार ठीक हूँ, आशा है कि आप भी स्वस्थ होंगी। इस पत्र में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में मेरे दिन कैसे बीत रहे हैं। बुआ जी, मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि करके पूजा करता हूँ, फिर 1 घंटे पढ़ने में के बाद दूध लेने जाता हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं माँ के कामों में हाथ बटाता हूँ। मैं 2 घंटे पुस्तकालय जाता हूँ। दोपहर में खाना खाकर 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ। शाम को पढ़ने के लिए 2-3 घंटे पढ़ाई करके मित्रों के साथ 1 घंटे के लिए खेलने चला जाता हूँ। रात को कुछ देर टेलीविज़न देखकर सबके साथ खाना खाता हूँ। 10 बजे तक सोने चला जाता हूँ। बाकी यहाँ सब ठीक है। पत्र का जवाब शीघ्र देना। आपका भतीजा। अपना नाम लिख दीजिए। छात्र अपना नाम लिख दें।